गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम लोग फलन की बात करने वाले हैं, फंक्शन की बात करने वाले हैं। अगर बात करें फलन की, तो ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी कि संक्रिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? संक्रिया। फलन का मतलब क्या होता है? संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मान लीजिए हम लोग एक फॉर्मूला लेते हैं, जैसे कि आप पढ़े हुए हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल गुना में समय, ये तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम लोग को पता है कि दूरी को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, याद है आपको? हम लोग यहाँ पर चाल जो है, यहाँ मान लेते हैं कि 3 इकाई है। 3 इकाई हमारी चाल है ना। वह इकाई किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो सकती है, बस हमने 3 इकाई मान लिया। तो यहाँ पे 3 रखते हैं और समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं, तो पता है, यानी कि s बराबर यहाँ पे 3t हो गया। अगर मैं यहाँ कहूँ कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर s बराबर में हो जाएगा 3 गुना 0, यानी कि 0, s बराबर भी 0 आ गया। अगर मैं यहाँ t बराबर 1 रखूं, तो s बराबर हो जाएगा 3 गुना 1, यानी कि 3 इकाई, 3 यूनिट। ये 0 यूनिट हो गया, 0 यूनिट। उसी तरह से अगर मैं t बराबर 2 रख दूं, तो s बराबर हो जाएगा 3 गुना 2, 6 इकाई, 6 यूनिट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग t का मान बदल रहे हैं, उसी तरह s का भी मान बदलते जा रहा है। तो हम लोग t का मान यहाँ पे अऋणात्मक संख्याएं ले रहे हैं, और अऋणात्मक संख्याएं रखने पर उसी के अनुरूप हमें s का भी मान प्राप्त होते जा रहा है अलग अलग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि t का मान जो है हम लोग अऋणात्मक संख्याएं आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ जो t है ना, यह आपका स्वतंत्र चर कहलाएगा। स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यह t पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसका मान हम लोग कुछ भी अऋणात्मक संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय है तो अऋणात्मक संख्या के रूप में न लेना होगा। और यहाँ s का मान t के मान पर ही निर्भर कर रहा है। जिस तरह से t का मान होगा, उसी के मान पर s का मान निर्भर करता है, यानी कि s जो होगा परतंत्र चर कहलाएगा। परतंत्र चर, क्योंकि s का मान t के मान के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यह कहलाएगा, ठीक है। यह आपका परतंत्र चर कहलाएगा और यह आपका स्वतंत्र चर कहलाएगा। और यहाँ s बराबर 3t लिख रहे हैं ना, यह एक प्रकार का फलन है, यह एक प्रकार का फलन है। इसको क्या कहेंगे? इसे हम कह सकते हैं कि s t का एक फलन है, t का एक फलन है। s जो है यहाँ t का एक फलन है। तो इस तरह से यह एक फलन हुआ, यह एक फंक्शन हुआ। यानी यहाँ से हमें एक चीज पता चला कि फंक्शन में एक स्वतंत्र चर होता है और एक परतंत्र चर होता है। अभी हम लोग फंक्शन को बहुत तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। इसका परिभाषा देखेंगे, इसके डोमेन रेंज के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रांत परिसर इसका क्या होता है। बहुत सारी चीजें अभी जाननी बाकी है, बस हम लोग ओरली अभी इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ s बराबर 3t जो देख रहे हैं, यह एक फंक्शन है। यहाँ कह सकते हैं कि s जो है t का एक फलन है, ठीक है। यानी कि t यहाँ पे स्वतंत्र चर है और s जो है आपका परतंत्र चर है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और डीपली देखें, और आगे जानने से पहले थोड़ा स्वतंत्र और परतंत्र चर की परिभाषा एक लिख लेते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्वतंत्र चर क्या होगा? वह संकेत जो एक दी हुई समुच्चय से स्वच्छ मान को ग्रहण कर सके, स्वतंत्र चर कहलाता है, ठीक है। वह संकेत जो एक दी हुई समुच्चय से, तो यहाँ देखिए, यहाँ t के लिए दिया हुआ समुच्चय क्या है? धनात्मक पूर्णांक लिए, धनात्मक संख्याएं लिए है ना, अऋणात्मक संख्याएं लिए हैं, अऋणात्मक संख्या नहीं। तो अऋणात्मक संख्याओं में से हम लोग कोई भी मान यहाँ t का रख सकते हैं। दैट मीन्स यही आपका स्वतंत्र चर हुआ। तो स्वतंत्र चर क्या होता है कि वह संकेत जो एक दिए हुए समुच्चय से स्वच्छ मान को ग्रहण कर सके, स्वतंत्र चर कहलाता है। और परतंत्र चर क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वह संकेत जिसका मान किसी स्वतंत्र चर के मान पर निर्भर करता है, परतंत्र चर कहलाता है। तो देख रहे हैं कि s का मान t के मान पर निर्भर कर रहा था, इसलिए इसे हम लोग परतंत्र चर के नाम से जाने, है ना। यह परतंत्र चर है और यह स्वतंत्र चर है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं फलन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है, माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। तो ए से बी में फलन एक नियम एफ है, ए से बी में फलन जो होता है एक नियम एफ है। अब वो नियम डिफाइन होगा आपके फंक्शन में, कोई नियम के तहत क्या होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव को बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है, ए के हर एक अवयव को बी के अद्वितीय अवयव, बी के यूनिक अवयवों के साथ किसी नियम एफ के द्वारा संबंधित करता है, तब वो फलन कहलाता है। मान लीजिए एफ, ऐसे कहते हैं एफ ए से बी में एक फलन है, मान लेते हैं कि एफ ए से बी में एक फलन है। इसका मीनिंग यह हुआ कि ए के प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव, यूनिक अवयवों के साथ संबंधित है किसी नियम एफ के द्वारा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे संक्षेप में ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए टू बी में एक फलन है। इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ए से बी में एक फलन है, एफ ए टेंस टू बी, एफ ए टेंस टू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ए से बी में एक फलन है। मान लेते हैं कि समुच्चय ए का कोई अवयव है x और समुच्चय b का कोई अवयव है y, कोई अवयव है y, x जो है बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से, और यह अवयव y के साथ संबंधित है, x अवयव y के साथ संबंधित है, ठीक है, x अवयव y के साथ संबंधित है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर x y के साथ संबंधित है तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा इन x y में y जो है वह x का प्रतिबिंब कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा, y x का प्रतिबिंब कहलाएगा और x y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी कि इसे हम लोग कहेंगे इमेज, ठीक है, इमेज, और इसे हम लोग कहेंगे प्री इमेज, प्री इमेज। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब चलिए इसको मैं एक और तरीके से परिभाषित करता हूं। मैं यहां मान लेता हूं कि A एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 दिए हैं, और B एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 1 8 27 81 यह दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर एरो डायग्राम द्वारा एक आकृति बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। यह सेट A हो गया, यह B हो गया, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लेते हैं 1 8 27 81। मैं यहाँ पर A के प्रत्येक अवयव को B के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित कर रहा हूँ। देखो, तो यह एक फंक्शन कहलाएगा। क्यों फंक्शन कहलाएगा, आप यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि A के हर एक अवयव, आपके परिभाषा के अनुसार देखिए क्या देख रहे हैं कि A से B में फलन एक नियम F है, एक नियम F है। अब वो नियम क्या है मैं आगे बात करूंगा। A के प्रत्येक अवयव को B के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है, A के हर एक अवयव B के अद्वितीय अवयव यूनिक एलिमेंट के साथ संबंधित है। देख रहे हैं ना, संबंधित है। अब वह नियम F है क्या, यहाँ पर जो नियम आप फंक्शन f देख रहे हैं वो f नियम यहाँ है क्या, आप क्या देख रहे हैं कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, देख रहे हैं ना, क्यूब हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि fx बराबर में x क्यूब, यह एक आपका फंक्शन है, और यही आपका x क्यूब जो है ना, यह एक नियम दर्शा रहा है। देख रहे हैं ना, a से b में फलन जो होता है एक नियम होता है, तो यह नियम क्या लग रहा है, x क्यूब लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27। देख रहे हैं ना, तो यहाँ यह कह सकते हैं कि f a से b में एक फलन है, f a से b में एक फलन है। और इसे आप चाहो तो ऐसे भी दर्शा सकते हो, f बराबर में 1 1 2 8 3 27, इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ध्यान रखना होगा फंक्शन होने के लिए क्या कि 2 अरिक्त समुच्चय दिए होने चाहिए और a के हर एक अवयव b के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। तो तब यहाँ f a से b में फलन है, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे देखो, मैं कहूँ कि 1 का इमेज क्या है तो 1 है, और 1 का प्री इमेज क्या है तो 1 है, 2 का इमेज क्या है 8 है, और 8 का प्री इमेज क्या है तो 2 है। ऐसे कह सकते हैं ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक नियम
और भी लिख सकता हूँ फंक्शन की परिभाषा के लिए। चलिए तो देखिए ये आप हमेशा याद रखेंगे, एफ ए से बी में फलन होने के लिए ये तीन बातें आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? पहला चीज ध्यान रखना होगा कि दोनों समुच्चय जो दिए गए हैं वो अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। ए और बी अरिक्त समुच्चय, देख रहे हैं ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, देख रहे हैं दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा कि ए के प्रत्येक अवयव एफ के अधीन बी के प्रतिबिंब मिलने चाहिए। एफ के ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ए के हर एक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब मिल रहा है और ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं है। दैट मीन्स यह आप कह सकते हैं कि एफ ए से बी में एक फलन है। तो यही तीन बातें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि दोनों अरिक्त समुच्चय होना चाहिए और ए के हर एक अवयव का बी में आपका प्रतिबिंब मिलना चाहिए और ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक बी में प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तभी वह फंक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। रिलेशन तो कैसा भी था, हम लोग रिलेशन के लिए बस देख रहे थे कि आर जो होना चाहिए सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, तब उसे कह सकते थे कि आर ए से बी में एक संबंध है। लेकिन यहाँ फंक्शन होने के लिए हमें ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि दोनों समुच्चय अरिक्त होना चाहिए और ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए और ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ए के प्रत्येक बी में उसके प्रतिबिंब अद्वितीय होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल देकर फंक्शन को परिभाषित करता हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं और हमें पता करना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये चारों एग्जांपल आप जो देख रहे हो हर एक में अरिक्त समुच्चय है, ए और बी अरिक्त समुच्चय हर एक के लिए। तो पहला कंडीशन तो सारे फॉलो कर रहे हैं। तो ये पहले वाले की बात करते हैं, दूसरे कंडीशन को ले, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, बिल्कुल है। और तीसरे में क्या कर रहा है कि ए के किसी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि एफ यहाँ ए से बी में एक फलन है या ए से बी में एक फलन है। चलिए दूसरे के लिए बात करते हैं। देखो दोनों तो नॉन एम्प्टी है ही, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है और ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है, बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है। हाँ यहाँ देख लो, दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो जाए ये चलेगा, या सबका भी एक ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। दुगो का तो एक हो जाएगा, दो अवयव का प्रतिबिंब एक हो जाएगा, बस ए के किसी एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यह एक आपका फंक्शन है, क्योंकि यह तीनों नियम को सेटिस्फाई करता है। ए से बी में फलन है। यहाँ देखिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ए का एक अवयव 4 है, 4 का बी में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। दैट मीन्स यह एक फंक्शन नहीं है, या ए से बी में फलन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 जो अवयव है इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि 4 का प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है। उसी तरह 4 नंबर में आप यहाँ देखो दोनों नॉन एम्प्टी है, ए के हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है, लेकिन ए के अवयव 1 का समुच्चय बी में एक से अधिक प्रतिबिंब दिख रहा है। ए का प्रतिबिंब ए है और एक का प्रतिबिंब बी भी है, दो प्रतिबिंब हो जा रहे हैं। तो मैंने बता रखा है कि ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो जाते, यहाँ 2 हो जा रहा है ना, 1 का प्रतिबिंब ए भी है और बी भी है, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं है। तो अब आपको फंक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि फंक्शन होने के लिए हमें ये 3 बातों का विशेष करके ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसी फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर के बारे में, यानी कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। माना कि एफ ए टू बी, माना कि एफ ए से बी में एक फलन है, इसका मीनिंग यही नहीं हुआ कि एफ ए टू बी, यानी कि एफ जो है ए से बी में फलन है। तो समुच्चय ए जो देख रहे हैं यहाँ पर, उसे हम लोग फलन का प्रांत कहते हैं और समुच्चय बी को यहाँ फलन का सह प्रांत यानी कि कोडोमेन कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें डोमेन ऑफ फंक्शन की, तो फंक्शन का डोमेन इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, वह ए हो जाएगा, और कोडोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा, कोडोमेन ऑफ जो फंक्शन होगा वह आपका बी हो जाएगा। अगर एफ ए टू बी लिखा है तो यहाँ पर ए का मतलब ए क्या है, यहाँ डोमेन है, और बी क्या है आपका कोडोमेन है, ये ध्यान रखेंगे। और फलन f के अधीन a के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को फलन का परिसर कहते हैं, परिसर कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं।
ए बराबर में सेट एक ले लेते हैं 1 2 3 और बी बराबर में हमने एक सेट लिया था 1 8 27 और 81। ठीक है, चलिए अब हम लोग कह रहे थे कि एफ ए से बी में एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इस तरह से है, और मैंने इसमें आपको दिखा रखा था। अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, यही ना होगा। तो यानी कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा था 1 1 2 8 3 27 इसी तरह ना लिखेंगे। या अगर एरो डायग्राम से बात करें तो मैंने एरो डायग्राम से भी आपको बता रखा है, एरो डायग्राम से भी बताया था ए बी, इसका एलिमेंट 1 2 3, इसका एलिमेंट है 1 8 27 81 और इसमें मिलाए हुए थे हम लोग इस तरह से 1 1 के साथ, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ। ठीक है, और हमने इसे कहा था कि एफ ए से बी में क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन है ही क्यों, क्योंकि दोनों अधिक समुच्चय है, एक हर एक अवयव का बी में प्रतिबिंब है और एक किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बी में हमें नजर नहीं आ रहा है, डेट मींस एक फलन है। अच्छा, फलन है तो यहाँ पे जो होल सेट ए है ना, यानी कि यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा होल सेट बी, कोडोमेन क्या होगा होल सेट बी 1 8 27 81। ठीक है, समझ रहे ना। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा फंक्शन का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेंज जो होगा, रेंज क्या लिखे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि एफ फलन एफ के अधीन ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब को, अच्छा सभी अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय को, या देखिए ये सभी अवयवों के है ना, फंक्शन एफ में सभी अवयवों के प्रतिबिंब क्या रहते हैं, एक का प्रतिबिंब 1 है, 2 का 8 है और 3 का 27 है, यानी कि जिसमें यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही वाले खाली, यानी कि यहाँ पे रेंज आपका 1 8 और 27 होगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब होंगे ना प्रतिबिंब उन्हीं का समुच्चय जो होगा आपका रेंज कहलाएगा, समझ गए ना, वो आपका रेंज कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, अगर एफ ए से बी में फलन है तो ए आपका डोमेन, बी आपका कोडोमेन, और ए के अवयवों का जो प्रतिबिंब फलन होगा वही प्रतिबिंब होगा, वही फलन में जो प्रतिबिंब होगा वही प्रतिबिंब का समुच्चय जो होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। समझ गए, डोमेन कोडोमेन रेंज आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक चर का वास्तविक मान फलन, वास्तविक चर का वास्तविक मान फलन, या इसे हमें वास्तविक फलन भी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं वास्तविक फलन भी कह सकते हैं, वास्तविक फलन भी इसे कह सकते हैं, रियल फंक्शन भी कह सकते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन और फिर रियल वेरिएबल है ना, इसे हम लोग रियल फंक्शन भी कह सकते हैं। यदि किसी फलन f का प्रांत तथा परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय, यानी कि कोई फंक्शन जो दिया होगा, फंक्शन का मान लीजिए a टू b पर डिफाइन है और यहाँ a इसका प्रांत है और b आपका क्या है सह प्रांत है, तो प्रांत भी सबसेट हो r का, वास्तविक संख्या r का, और यहाँ b फॉर क्या है सह प्रांत भी सबसेट हो वास्तविक संख्या r का। तो यहाँ जो प्रांत और परिसर दिए गए हो वो आपके उपसमुच्चय हो किसी वास्तविक संख्या r का, वास्तविक संख्या r का अगर a और b यानी इसके प्रांत और सह प्रांत उपसमुच्चय हो तो ऐसे फलन को वास्तविक चर का वास्तविक मान वाला फलन या संक्षेप में वास्तविक फलन कहते हैं। यानी कि फंक्शन अगर a टू b डिफाइन है, a से b में डिफाइन है, अगर a और b यह दोनों प्रांत और सह प्रांत सबसेट हो r के, उपसमुच्चय हो r के, तभी हम इस फंक्शन को वास्तविक फलन कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर सिंपल रियल फंक्शन कहेंगे। और इन्हीं रियल फंक्शनों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, कुछ रियल फंक्शन देखेंगे, उनके डोमेन रेंज देखेंगे, उनके आलेख देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। समझ गए, तो आपको क्लियर हो गया वास्तविक फलन क्या होता है। वैसे फलन जिसके प्रांत और सह प्रांत दोनों ही सबसेट हो वास्तविक संख्या r के, उपसमुच्चय हो वास्तविक संख्या r के, तो उसी प्रकार के फलन को हम लोग वास्तविक फलन कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं वास्तविक मान वाले कुछ महत्वपूर्ण फलन तथा उनके आलेख, यानी कुछ वास्तविक फलनों को देखेंगे और उनके ग्राफ को देखेंगे और उनके साथ साथ हम लोग इसके डोमेन रेंज भी देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल एंड देयर ग्राफ।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फलन। हम लोग जो भी देखने वाले हैं वो सारे आपके रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल यानी कि रियल फंक्शन के बारे में ही देखने वाले हैं। तो पहला रियल फलन है आपका अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। चलिए तो इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फलन f r टू r, फलन f r टू r एक दिया है फंक्शन f r टू r अचर फलन कहलाता है, अचर फलन कहलाता है, अचर फलन कहलाता है यदि f(x) बराबर में k, जहां k क्या है लिख सकते हैं k एक कांस्टेंट है या नियतांक है या फिक्स्ड संख्या है। k एक फिक्स्ड संख्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है, यहाँ f(x) बराबर में k लिए तो इस रूप का जो कोई फलन होगा उसे हम लोग अचर फलन कहेंगे। और अचर फलन का प्रांत जो होता है ना, प्रांत वह r होता है, रियल नंबर होता है। देखो f r टू r परिभाषित है तो इसका प्रांत और सहप्रांत यही ना है, यह प्रांत है और यह सहप्रांत है, यह प्रांत है और यह सहप्रांत है। तो प्रांत आपका r हो गया। और इसके परिसर की बात करेंगे, सहप्रांत तो भी तो r ही होगा, सहप्रांत भी तो यहाँ r ही होगा। अच्छा परिसर की बात करेंगे तो परिसर देखो आप x की जगह कुछ भी रखिए, प्राप्त क्या होगा k, यानी कि वह जो नियतांक दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा वही उसका परिसर हो जाएगा, वही आपका परिसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा वही परिसर। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लीजिए f(x) बराबर में दे दिया है 5, f(x) बराबर में दे दिया है 5, तो यह आपका क्या है, एक अचर फलन है, क्योंकि देखो यह फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, f(x) बराबर में 5, दैट मीन्स यही जो फलन है यह आपका एक अचर फलन है। और इसका प्रांत की बात करें तो प्रांत आपका हो जाएगा r, और परिसर की बात करें तो परिसर क्या आएगा, सिर्फ 5 इसका परिसर होगा। x की जगह कुछ भी रखिए हमें हमेशा 5 ही प्राप्त होगा। तो प्रांत तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या x की जगह रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक मान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मान जो हमेशा प्राप्त होगा 5 ही प्राप्त होगा। और इसके आलेख की बात करें तो इसका आलेख आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा रहे हैं, 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, x डैश y y डैश। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ मान लेना होगा, मान y बराबर में f(x), यानी कि y बराबर f(x) का वैल्यू 5, तो y बराबर 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से हमें बस एक रेखा खींच देनी है, यही आपका आलेख हो जाएगा, यही आपका आलेख हो जाएगा किसका, थोड़ा सा सीधा, हाँ यही आपका आलेख हो जाएगा f(x) बराबर 5 का या y बराबर 5 का। समझ गए ना। तो ये आपका अचर फलन का आलेख हो गया। तो अचर फलन का आलेख खींचना सीख गए, प्रांत क्या होगा उसका, परिसर क्या होगा ये भी आपको पता चल गया। चलिए अब अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। अगला है आपका शून्य फलन, जीरो फंक्शन। फलन f r टू r शून्य फलन कहलाता है यदि f(x) बराबर 0 दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की जगह कुछ भी रियल वैल्यू यहाँ रखोगे तो यहाँ पे यानी कि प्रांत इसका r हो जाएगा। और परिसर की बात करें हमेशा इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो f(x) बराबर 0 यह दिया एक शून्य फलन है और शून्य फलन का प्रांत r होता है और परिसर जो होता है 0 होगा, परिसर हमेशा 0 होगा, x से कोई भी मान रखो यह 0। शून्य फलन एक आपका अचर फलन ही है, यह देख रहे हैं ना, यह एक नियतांक ही तो है ना, ये भी तो 0 भी तो एक कांस्टेंट है। तो शून्य फलन एक अचर फलन का ही रूप है। और इसके आलेख की बात करें तो आलेख में देखो बड़ा ही सिंपल सी बात है यार, देखो आपको पता है यहाँ पे अगर हम लोग f(x) को y मानेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, और y बराबर 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे ना, तो यही आपका x अक्ष ही उसका ग्राफ होगा। y बराबर 0 का ग्राफ क्या होता है, x अक्ष होता है ना जी, x अक्ष ही इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, x अक्ष इसका आलेख होगा। इस शून्य फलन का आलेख क्या होगा, x अक्ष होगा, क्योंकि इसे y मानोगे और y बराबर 0 कहाँ होता है, y बराबर 0 x अक्ष होता है, तो y बराबर 0 x अक्ष पे होता है, यानी कि x अक्ष ही इसका आलेख कहलाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन f r टू r रैखिक फलन कहलाता है। यहाँ देखिए इस फंक्शन का भी प्रांत r है और सह प्रांत भी r है, प्रांत और सह प्रांत दोनों का क्या है, r है। चलिए फंक्शन f का प्रांत और सह प्रांत दोनों ही क्या है, यहाँ r है। रैखिक फलन कब कहलाता है, जब f(x) बराबर में ax प्लस b हो, जब f(x) बराबर ax प्लस b हो, और a और b यहाँ पे क्या है, निश्चित वास्तविक संख्या है, यानी कि यहाँ a और b क्या होंगे, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ a और b रियल नंबर है
अब देखिए इसके प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत भी आर ही होगा, क्योंकि देखो x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, और परिसर क्या होगा, तो इसका परिसर भी आर ही आएगा, क्योंकि रखने पे कोई ना कोई हमें रियल मान ही प्राप्त होगा। x की जगह अगर कोई मान रखोगे तो हमें रियल मान ही प्राप्त होगा, तो इसका प्रांत भी आर और परिसर भी आर। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लो। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना यहाँ पे ले लेता हूँ एफ एक्स बराबर में x प्लस 3। यहाँ देखो a की जगह 1 है और b की जगह 3 है। चलिए तो ये यहाँ पे मानना होगा y बराबर में एफ एक्स, यानी कि y बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस 3। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, आपको ये तो पता लगा इसका प्रांत और परिसर r होता है, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ आसानी से हम लोग खींच सकते हैं, हम लोग क्लास 9 से ही सीखते आ रहे हैं। ये आपका एक रैखिक समीकरण के रूप में है एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा y का 4, देख लो, और x की जगह 0 रखता हूँ तो y का 3 आएगा। और मैं इसका आलेख खींच देता हूँ यहाँ पे बगल में। कितना सिंपल सा बात है, इसका आलेख आसानी से हम लोग यहाँ खींच सकते हैं। चलिए आपका हो जाएगा यहाँ x, इधर ले लेते हैं x डैश, ऊपर y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। 4 तक ही ना लेना है, 1 2 3 4, और पॉजिटिव से ही मतलब है, निगेटिव से तो उतना खास मतलब नहीं है। चलिए x का 1 y का 4, x का 0 y का 3, x का 1 y का 4 हो गया, x का 0 y का 3, y का 3, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए x का 1 y का 4, x का 0 और y का 3, चलिए इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, तो ये इसके आलेख हो जाएंगे। ये आपका आलेख हो गया किसका, y बराबर में x प्लस 3 या एफ एक्स बराबर में x प्लस 3 का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग तत्समक फलन, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एफ आर टू आर तत्समक फलन कहलाता है। आर से आर में तत्समक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ एक्स बराबर में एक्स दिया हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की जगह कोई भी रियल वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, यानी कि इसका प्रांत क्या होगा, आर होगा। और परिसर की बात करें, यानी देखो आपका परिसर क्या होगा, तो इसमें कुछ भी रखेंगे आप, कोई भी रियल नंबर रखेंगे वही रियल मान ही इसे प्राप्त होगा। एफ एक्स बराबर एक्स दिया है ना, तो 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। तो जब प्रांत आर हो रहा है तो परिसर भी इसका क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्रांत आर होता है और परिसर भी आर ही होता है। अब इसके आलेख की बात करें तो चलिए इसका आलेख देते हैं। इसका आलेख तो और बड़ा सिंपल हो जाएगा। एक्चुअल में यह भी आपका एक आपका रैखिक फलन ही है, ठीक है, यह एक रैखिक फलन का ही रूप है। चलिए देखते हैं, इसे हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर में x, तो y बराबर x यानी कि अगर इसका बनाना चाहे ग्राफ तो देखो सिंपल सी बात है, x y, x से 1 रखने पे y का 1, x से 2 रखने पे y का 2, 1 2 काफी है, 1 2, अगर मैं यहाँ खींचूं तो 1 1 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा। इसका ग्राफ यहाँ से इस तरह से होकर जाएगा, ये ना होगा इसका ग्राफ। चलिए यह इसका ग्राफ हो जाएगा, समझ गया ना, यह इसका ग्राफ हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, यह किसका ग्राफ है, y बराबर x, यानी एफ एक्स बराबर x का। क्लियर है आपको आलेख समझ में आ गया, और इसका पता भी चल गया कि इसका प्रांत आर होता है और परिसर भी आर। देखो प्रांत परिसर में है क्या, जो रखा जाता है ना, जो यहाँ रख सकते हैं x की जगह वह उसका प्रांत हो जाएगा, रखने पे जो आएंगे वो आपके परिसर कहलाते हैं, ठीक है। दिए किसी फंक्शन में जो वैल्यू रखा जाता है वो रखने वाले सारे पॉसिबल वैल्यू उसके प्रांत कहलाएंगे, और रखने पे जो मान प्राप्त होगा ना वह उसका परिसर कहलाएगा। सिंपल ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और भी फंक्शन के टाइप देखेंगे और उनके ग्राफ और उनके डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना ही देखते हैं, अभी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन बाकी हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।